Welcome to the IVM Podcast Network. Bollywood Scene Stealers is an IVM production, and if you enjoy this episode, you can also check out the other awesome shows like IVM Likes for your weekly dose of pop culture recommendations, whether it's books, movies, or TV shows. You're listening to Bollywood Scene Stealers. Hi, this is Indu Mirani, and welcome to my new show, Bollywood Scene Stealers. What makes a film truly memorable is not only the lead actors in the film, but also these character actors who support the film and leave an impression. We talk to these amazingly talented actors who we can't take our eyes off when they're performing on screen. My guest today is Kumud Mishra, who is slowly but surely becoming the industry's go-to person for good acting. So far, he has had 4 releases in this year, and all his films have gone on to be hits. At the beginning of the year, we saw him in Airlift playing Sanjeev Kohli, the Indian government official who was part of the team that got the Indians out from Kuwait. Then came Sultan, in which he played Salman Khan's coach and Anushka's father, then Rustam, and recently in the Dhoni biopic. We are awfully impressed by his range and are thrilled to have him here on our show. Welcome to Scene Stealers, Kumud. Thank you. Tell me, did you expect that this would happen this year and it would be such a landmark year आपके film career में जिसमें इतनी अच्छी चीजें होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था और अभी भी लगता नहीं कि ये सब हो रहा है, घट रहा है। मतलब ये था कि पिछले काफी सालों से मैं फिल्में उस तरह से कर नहीं रहा था, तो ये साल ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मुझे कुछ पैसा कमाना चाहिए, तो कुछ फिल्में साइन करनी चाहिए, तो मैंने जो मेरे हाथ आया वो मैं करता गया और ये लग था कि जो फिल्में आई वो अच्छी थी और अच्छे निर्देशकों की थी, तो बस हाँ मतलब So by chance हुआ ये कि इसी साल में सब अच्छी फिल्म्स आई? हाँ मतलब इस साल की तैयारी तो प्रॉब्ली शायद पिछले 20 साल से चल रही थी तो तैयारी पिछले 20 साल से हो रही थी, शायद इसी साल के लिए हो रही होगी या अभी आने वाले कई साल हैं उनके लिए हो रही होगी। तो हाँ मतलब नाटक चल रहे थे, तो मतलब मैं असल में पिछले साल में गया था बैंगलोर एक नाटक करने के लिए, वहाँ 1.5 महीने में रहा था, तो उस बीच में काफी सारा काम छूट गया था सिनेमा का। चूंकि मैं जब बैंगलोर में जा रहा हूँ 1.5 महीने कर रहा हूँ, तो उस दौरान मैं काम नहीं कर पाता हूँ फिल्मों का, और जब लौट के आया तो बैंक खाली था। तो जाहिर है मुझे ये जरूरत महसूस हुई इस बार कि भाई ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो जो मैंने सोचा कुछ काम जो फिल्मों का आता करता जाऊंगा, तो ये सिर्फ मेरा सौभाग्य है कि कुछ अच्छी फिल्में आ गई मेरे हाथ और अच्छे रोल्स आ गए। That's very modest, but खैर just going back a little bit in time, आप थिएटर बहुत सालों से कर रहे हैं, जैसे आपने कहा 20 साल की तैयारी, उसमें आपने थिएटर बहुत किया है, तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि आप ऑलवेज सिर्फ एक्टिंग करना चाहते थे? Is this all you wanted to do, acting? इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, मैं यही करना चाहता था और कर ही रहा हूँ, करता ही रहूंगा। इसके अलावा मुझे कई बार लोगों ने कहा चलो नाटक ही डायरेक्ट कर दो, मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आता, अभी तक तो नहीं समझ में आता। कभी ऐसा हो जाए कि कोई एक स्क्रिप्ट आ जाए नाटक की जिसके बारे में मुझे लगे कि मैं कर सकता हूँ, तो कोशिश कर लूंगा वो भी, लेकिन वो एक आध नाटक होगा। कई बार मन में आता है कि एक फिल्म क्यों न बनाई जाए, बस उतना ही रहता है, उसके पार नहीं जा पाता हूँ। तो मूलतः अभिनेता हूँ और यही आता है, सच में यही आता है, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं। मतलब थोड़ा बहुत घर में खाना वाना बना लेता हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी सर्वाइवल के लिए, वो इसके अलावा सबसे बड़ा काम है जो मैं कर पाता हूँ। जी। तो आपका जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए, ये जो 20 साल थे, जो अब का जर्नी जो हो रहा है। ये 20 साल मैं जो जिक्र कर रहा हूँ मुंबई के 20 साल हैं। उसके पहले तो मैं थिएटर कर ही रहा था, भोपाल में कर रहा था, फिर ड्रामा स्कूल गया, और उसके पहले मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था जहां मेरी एजुकेशन हुई, तो वहां पे माहौल बहुत अच्छा था। तो वो सारा वो लंबी यात्रा है। पर मुंबई में 20 साल में मैंने कई सारे निर्देशकों के साथ काम किया, प्राइमरली थिएटर में, जैसे पंडित सत्यदेव दुबे थे, सुनील शानबाग हैं, मानव कौल, शिव सुब्रमण्यम, विक्रम कापड़ी, जितने लोग थे उन सबके साथ मैंने काम किया, और रामू रामनाथन, सत्यजीत शर्मा, तो लगातार करता रहा हूँ नाटक पिछले 20 साल से। लेकिन कभी आपको ऐसे लगा कि आपका अल्टीमेट एम तो सिर्फ नाटक नहीं हो सकता है, उसके आगे आप कुछ और करना ही चाहते होंगे, लाइक फिल्म्स फॉर एग्जांपल, बट कब आपको ऐसे लगा कि
it's not exactly going the way you wanted to do, or were you ever say in a rush कि नहीं अब ये तो मैं कर ही रहा हूँ लेकिन मैं और भी कुछ कर लूँ? नहीं, देखिए, नाटक जो है ना, नाटक अपने आप में एक अल्टीमेट एम है। नाटक मैं इसलिए नहीं कर रहा था कभी भी जिंदगी में कि मुझे फिल्में मिलेंगी। और मैं मुंबई आया था तो मैं इसलिए नहीं आया था कि मुझे फिल्म अभिनेता बनना है। चूंकि जब मुंबई आया था तब भी मेरे पास ऐसे मौके आने के बाद भी थे जहाँ मुझे मुख्य भूमिका में लेके फिल्में सोची जा रही थी और मेरे हाथ आई थी, जिन्हें जो मैंने छोड़ दी, जो छूट गई, जो भी अब तो आप जब पलट के देखते हैं तो आप उसको किसी भी तरह से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा वो जो हुआ वो बेहतर था, क्योंकि अब तक मैं खत्म हो चुका होता है एक अभिनेता के तौर पे। लेकिन जब मैं नाटक करता हूं तो नाटक इसलिए नहीं कर रहा होता हूं कि मुझे फिल्म में काम मिलेगा, क्योंकि वो तो बहुत पहले, मतलब जब मैं आया था तभी से मैं टेलीविजन कर ही रहा था। फिल्में शुरुआती दौर पे भी मुझे मिल रही थी, तो फिल्में मैं नहीं ले पा रहा था किसी कारण से। और मेरा पहला प्रेम थिएटर था, जो अभी भी है। फिल्में मैंने दोबारा एक्टिवली शुरू की शादी के बाद, तो मुझे जरूरत महसूस हुई कि भाई अब आप जो है ना, जिसको कहते हैं एक गैर जिम्मेदार जीवन नहीं जी सकते, जहां पे आपके जेब में 500 रुपए हो और आप बोलो कि वाह मजा आ रहा है। अब आपके साथ आपका पार्टनर भी है, तो आपको पारिवारिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो पैसा भी चाहिए, तो उसकी पूर्ति सिनेमा करता है। लेकिन अब वो, मतलब सिर्फ उस पूर्ति के लिए सिनेमा कर रहा हूं, ये बेवकूफी होगी, क्योंकि जब मैंने जो भी फिल्मों में काम किया, ज्यादातर अनुभव अद्भुत रहे हैं। मैंने श्याम बाबू के साथ शुरुआत की थी, आते ही सरदारी बेगम में, वो अद्भुत अनुभव था। इम्तियाज के साथ काम किया, एक 71 फिल्म की थी अमृत सागर के साथ, वो अद्भुत अनुभव था। तो अगर आप, मतलब मेरा यह है कि मुझे नींद में उठाओ और बोलो कि नाटक करना है तो मैं कर दूंगा, उसमें मैं ये नहीं देखता हूँ कि अच्छा है बुरा है। सिनेमा में एक बारगी में सोचता हूँ कि ये काम अच्छा है कि बुरा है जरूर, लेकिन वो वहीं तक सोचता हूँ जहां तक मेरी जेब में पैसे होते हैं। जब पैसे नहीं होते तो मैं वो भी नहीं सोचता फिर। लेकिन हाँ, ये अच्छा वो रहा है कि मुझे अच्छे लोग मिलते गए और काम होता गया। कुछ खराब काम भी हुए, कुछ काम ऐसे भी हुए जो जिनके बारे में, मतलब मैं सोचता भी तो तकलीफ होती है। मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों को तकलीफ होती है, कि क्योंकि मैं जब भी शूट करके घर पहुंचता था तो चिढ़ा हुआ होता था। और मजेदार चीज है कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो घर आते सब खुश रहते हैं। तो वो अब इस साल ने वो बहुत दिया है, उस तरह की खुशी बहुत दी है जी। आई मस्ट से वेरी ऑनेस्ट। ऐसे कोई एक्टर है जिसके करियर ग्राफ को आपको लगा कि आई वांट this sort of a career graph, whether lead actor, whether a character actor, whether a scene stealer? क्या है मेरे, मतलब अब उसको दूसरे तरह से देखें तो क्लीशे कहलाएगा, लेकिन एक ही अभिनेता रहे हैं जो मुझे हमेशा से अच्छे लगे हैं बचपन से। पता नहीं मैंने बचपन में कब उनकी फिल्म देखी थी, शायद पार देखी थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था। नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, नसीर सर हमारे टीचर भी रहे ड्रामा स्कूल में। मुझे हमेशा उनका अप्रोच काम को लेकर के बहुत अद्भुत लगा है। जैसे जैसे बड़ा होता गया तो कुछ कुछ मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारी चीजें तो मैं नहीं ले सकता उनकी। लेकिन मुझे जो नाटक को लेकर के जो उनका पैशन रहा है, थिएटर को लेकर उनका जो पैशन रहा है, वो मुझे अद्भुत लगा है। और वो सिनेमा भी करते रहे हैं, और उन्होंने कभी किसी का ढोल नहीं पीटा, न नाटक करने का ढोल पीटा है न सिनेमा का ढोल पीटा है। वो अपना काम करते रहे हैं, और वो हम सब जानते हैं, कहने की बात नहीं, वो कितने बड़े अभिनेता हैं। तो मुझे बचपन से मेरे दिमाग में, जब से मुझे इसका विधा के बारे में पता चला, तो मुझे मालूम था कि मुझे कुछ उस तरह का काम करना है, और लगभग उसी तरह से मैं अपने आप को करता हुआ पाता हूँ। जब से वो आए हैं शहर में, जब से उन्होंने अभिनय शुरू किया, तो थिएटर तो उनका लगातार चलता रहा है और सिनेमा भी चलता रहा है। और मेरे ख्याल से एक बहुत लंबे दौर तक उन्होंने इसका मतलब इसका कभी उन्होंने उनके, अगर आप नाटकों के वो देखें, क्या ना, पोस्टर्स भी देखें, तो उसमें कभी उनका नाम बढ़ करके नहीं आता है। वो नाटक इम्पोर्टेंट होता है, वो मात्र उसमें एक अभिनेता होते हैं या निर्देशक होते हैं, तो जैसे बाकी लोग हैं। और वो मुझे इतना अद्भुत लगता है, क्योंकि हम जैसे ही हमारे पास दो काम आते हैं, आप अपना चेहरा पोस्टर पे डालना चाहते हैं कि अरे वाह अब लोग मेरे नाम पे आएंगे। इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती। और एक अभिनेता के लिए कि जब वो ये मानने लग जाए कि मैं हूं, तो फिर अभिनेता खत्म हो जाता है मेरे ख्याल से। अब इसमें बहुत सारे लोगों को मतभेद हो सकता है, बट मेरी राय यह है कि जहां मैं आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां पे अभिनय बहुत पीछे छूट जाता है जी। लेकिन नसीरुद्दीन साहब तो डायरेक्शन बहुत अच्छा भी करते हैं। आप कह रहे थे ना कि आपको डायरेक्शन बिल्कुल नहीं करना है।
और मेरी थोड़ी इसमें अलग राय है। मुझे लगता है वो बहुत अद्भुत अभिनेता हैं। निर्देशक के तौर पे मतलब कहेंगे कि छोटे मुंह बड़ी बात है, लेकिन मुझे वो अभिनेता बहुत पसंद है। अभिनेता बहुत पसंद है और उनकी सोच बहुत पसंद है, उनका पूरा अप्रोच बहुत पसंद है। वो हीरो है मेरे लिए। बहुत 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 बड़े आदमी है। मतलब मैं तो भावुक हो जाता हूँ उनके बारे में सोचते हुए। तो या NSD ने आपके लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले किया है? बहुत बड़ा। मतलब ये विवाद हमेशा से चलता रहा है, ये चलता रहेगा कि क्या अभिनेता को ट्रेनिंग की जरूरत है, जरूरत नहीं है, और दोनों तरफ के पास उतने ही वजनदार तर्क हैं। नहीं है तो ट्रेनिंग की जरूरत तो बहुत सारे अभिनेता हैं जो आपको अद्भुत अभिनेता हैं जिन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, और ट्रेनिंग है कि भी उदाहरण आपके पास ढेरों मिल जाएंगे। व्यक्तिगत मेरी राय में मुझे लगता है कि जरूरत है। मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा है, क्योंकि आपके पास जो क्षमता है उसको क्या दिशा देनी है उसका काम इंस्टीट्यूट करता है। वो भी वो नहीं कर रहा होता, वो आपको सिर्फ बहुत सारी स्पेस दे रहा होता है। अब आपको चुनना है कि आप उसमें से क्या चुनते हैं एक अभिनेता के तौर पे। तो वो मुझे वहां से रास्ता मिला है। एक तरह का एरोगेंस आया था जिस समय मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ रहा था, और उसी ड्रामा स्कूल ने विनम्र भी बनाया है। और विनम्र बनाने का बहुत बड़ा काम तो खैर मुंबई कर ही देता है। तो आपके अंदर एक तरह का कि मुझे बहुत कुछ पता है। वो ड्रामा स्कूल में रहते रहते, चूंकि आप एक माहौल में रहते हैं जहाँ सुबह से शाम तक, रात तक आप सिर्फ थिएटर की बातें कर रहे होते हैं, बड़े बड़े निर्देशक पढ़ा रहे होते हैं, टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि इससे बड़ा ज्ञान तो किसी और के पास नहीं होगा जब मैं निकलूंगा यहाँ से। और जब आप प्रैक्टिकल काम बाहर करने आते हैं तो आपको असल में पता चलता है कि आप कहीं नहीं हैं। अभी ये सिर्फ मात्र ट्रेनिंग थी। आप जब फील्ड में आकर के मुंबई में अपने शहर में जाकर के जब आप 10 साल काम कर लेंगे, 5 साल काम कर लेंगे, तब कहीं जाके आपको लगेगा कि आप कुछ करने की क्षमता रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। जो भी है वो आपको तभी एहसास होगा। तो मैं तो अभी तक उसी खोज में हूँ जी। बट आप अपने को मोर इंस्टिंक्टिव कहलाएंगे एज एन एक्टर या मोर मेथड थॉट प्रोसेस वाले? ये दोनों का मिश्रण है। इंस्टिंक्टिव क्राफ्ट के रूप में मैं थोड़ा कमजोर हूँ। इन स्पाइट ऑफ ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग, मैं क्राफ्ट के लिहाज से मैं थोड़ा सा कमजोर महसूस करता हूँ अपने आप को। और बहुत सारे अभिनेता हैं जो क्राफ्ट में बहुत उनकी पकड़ है, उनको देख के ईर्ष्या भी होती है। पर उसका एक दूसरा पक्ष भी है कि अगर आपका क्राफ्ट बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत मैकेनिकल भी हो जाते हैं। पर ये सब लोग नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग हैं क्राफ्ट बहुत अच्छा, ग्रेट एक्टर्स। मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, तो मैं इंस्टिंक्ट बहुत हेल्प करता है उस मामले में। और जहां तक मेथड का सवाल है, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होता है, काम से काम मतलब वो टीम के ऊपर डिपेंड करता है। टीम कैसे अप्रोच कर रही है अपने काम को। मैं अपना प्रोसेस हर काम पे नहीं लाद सकता, हो ही नहीं सकता है। आपकी हर सुबह डिफरेंट होती है, अलग होती है। उसी तरह जिस प्रोजेक्ट में आप जाते हैं, जिस नीरज जी के साथ आप काम कर रहे हैं, इम्तियाज के साथ काम कर रहे हैं, या आप नितिन कक्कड़ के साथ काम कर रहे हैं, तीनों की प्रक्रिया अलग है। तो आपको उनको देख करके, उनका अप्रोच देख करके फिर अपनी एक प्रक्रिया बनानी पड़ती है। और फिर जो भूमिका है वो भी उसी तरह से डिमांड करती है, तो उस भूमिका को देख के भी काम करना पड़ता है। पर अभी तक मतलब मेरे ख्याल से यही प्रोसेस है। बाकी तो अगर आप मेथड की बात कर रही हैं तो यार रंगकर में कई बार थिएटर करते समय कई बार ऐसा वो मिल जाता है, समय मिल जाता है कि 3 महीने का समय मिल गया तो आप उस तरह से तैयारी कर सकते हैं। सिनेमा में उतना समय भी नहीं मिल पाता हमको। कुछ समय मिल पाता है, जैसे राम सिंह चार्ली मैंने की इनके साथ, नितिन के साथ, तो उसमें एक समय मुझे मिला। थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी कोशिश से निराश ही हूं कि काश मैं थोड़ा और कर पाता। तो वो तो हमेशा बना रहेगा, और वो एक्सक्यूज भी हमेशा तैयार रहेगा कि कोई अगर बोल दे कि अरे यार गड़बड़ कर दी, तो मेरे पास हमेशा मेरे जेब में कुछ एक्सक्यूजेस हैं जो मैं हमेशा मार सकता हूँ कि नहीं शायद थोड़ा समय कम पड़ गया। जी। बट इन हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा में कहाँ टाइम मिल सकता है? बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द लीड एक्टर। लीड एक्टर के पास ये सीन के लिए इतना टाइम है तो इतना ही टाइम मिलेगा आपको भी। सो डोंट यू थिंक दैट इज प्रॉब्लम? वो मैं उसको समस्या की तरह नहीं ले सकता ना, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी है। हाँ, मतलब वो तो सिस्टम का हिस्सा हूँ। तो अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो सारे नियम तो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, मैं अपने नियम नहीं ला सकता। लेकिन अब क्या है कि अब एक तरह का बदलाव आ रहा है जहाँ पे जो निर्देशक हैं वो
छोटी जो भूमिकाएं हैं उनको भी उतना ही महत्व दे रहे हैं, क्योंकि जो स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं उसमें उन भूमिकाओं का भी एक साइकिल है जो पूरा होता है। Exactly. पहले संभवतः नहीं होता था, होता होगा, उस पे वो एक अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी तो कम से कम जो मैं देख रहा हूं कि अगर निर्देशक है वो आपको बुलाता है तो इसलिए नहीं बुलाता है कि आप भी एक पात्र हैं, वो इसलिए बुलाता है कि उसे आपकी जरूरत महसूस होती है। वो चाहता है कि वो आपको चाहता है और आपसे वो संभावना रखता है किसी तरह की, और उस संभावना के तहत आपसे काम करता है, आपके साथ काम करता है। तो इसलिए जब भी मैं कुछ ज्यादातर निर्देशकों से बात करता हूं तो उसमें ये हमेशा उनकी जो भूख है वो दिखती है मुझे, कि वो मुझसे बहुत अपेक्षा कर रहे हैं। वो आपको डराता भी है और आपको एक तरह की गुदगुदी भी देता है कि अरे वाह क्या बात है। तो वो मेरे लिए वो एक अद्भुत बदलाव आया है। अगर आप राजेश शर्मा जी को देखें या और बहुत सारे अभिनेता हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि संभावना बहुत है। मतलब हाँ, तो वो स्पेस वो स्टार या उनके पास ही समय होता है ऐसा नहीं। अब तो आपको भी समय दिया जाता है। आप ही नहीं चाहते हैं कि समय हो, क्योंकि जब आप फेल होंगे तो आपके पास एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि अरे यार मुझे तो टाइम ही नहीं दिया। मैं तो कहता हूं अगर समय दे भी देंगे तो हम क्या कर लेंगे। जी। तो फिर ये भी होता होगा आपके साथ कि डायरेक्टर आपके पास आके बोलेगा कि अब आपको क्या बताऊं मैं, आप तो सब जानते हैं, आप कर लो ना आप जैसे आपको ठीक लगे। ऐसे भी होता होगा? ऐसा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं समझ जाता हूं कि इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, इस काम में मेरी दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि द मोमेंट अगर डायरेक्टर ये एहसास दिलाता है आपको कि आप तो सब जानते हैं, इसका मतलब है डायरेक्टर के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। कोई उसके पास देने के लिए आपको कुछ है नहीं। ये मैं किसी एरोगेंस नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर उसको मेरी जरूरत नहीं है। वो तो कोई भी आएगा तो वो उतना दे देगा। हालांकि इसमें एक तरह का आपके ईगो को सेटिस्फैक्शन ही मिलता है कि वाह ये मेरे ऊपर इतना विश्वास करता है। हालांकि विश्वास नहीं होता असल में उसमें, क्योंकि कोई भी चरित्र आप करते हैं, कितना भी सतही चरित्र हो, उसमें निर्देशक की अपनी भूमिका होती है, उसका अपना इंटरप्रिटेशन होता है, और अगर वो नहीं लेके आ रहा है तो फिर गड़बड़ है। मतलब मैंने एक फिल्म की थी जिसमें मैं जब करने गया तो मैं निर्देशक जिस तरह से उस चरित्र को अप्रोच कर रहा था, मैं बिल्कुल अलग तरह से सोच रहा था। तो पहला दिन मेरे लिए बहुत तकलीफ दे रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही वैसे नहीं सोच पा रहा था जैसे वो सोच रहा था। और फिर मैंने तय किया कि नहीं, मैं वही करूंगा जो वो चाहता है, क्योंकि विजन उसका है सिनेमा। राइट। और मैंने वैसे किया। हाँ। और खुश नहीं था मैं अपने काम से। मुझे लग रहा मैं बहुत ही अजीब सा काम कर रहा हूँ। लेकिन जब डबिंग करने गया तो मुझे लगा थोड़ा ठीक सा हो गया है। और मैंने निर्देशक को कहा, मैंने कहा कि अच्छा है पहली बार। तो उसने कहा चलिए आपने कहा तो सही। फिर लोगों का जो रिस्पांस आया, लोगों का दोनों तरह का रिस्पांस आया। 90% लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम किया है, तो उसकी खुशी थी। लेकिन जो 10% लोगों ने मुझसे आके कहा कि तुमने बहुत खराब किया है, उसका दुख उतना नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था मैं क्या करना चाहता था। तो मैं तैयार था उसके लिए। लेकिन ये कम से कम यहाँ पे एक बहस है, एक स्पेस है जहाँ पे निर्देशक और आप में डिफरेंस है। फिर आप एक रास्ते पे पहुंचते हैं, या तो आप पहुंचेंगे वहां, और अगर आप वहां नहीं पहुंच सकते तो आप फिल्म छोड़ दीजिए। तो मैं निर्देशक के उस पे पहुंचा। लेकिन ये हेल्दी चीज है, ये बेहतर चीज है, बजाय उसके कि आप एक फिल्म करने गए, जो कि मेरे साथ हुआ है कि जहां मैं फिल्म करने गया हूं और निर्देशक से कोई संवाद नहीं, निर्देशक से मुलाकात नहीं, शॉट भी दे दिया मैंने। निर्देशक की सिर्फ नहीं हुई जी, शॉट भी दे दिया आपने? हाँ, शॉट भी दे दिया। निर्देशक की सिर्फ आवाज सुनाई दी। जब पहला शॉट हो गया तो निर्देशक ने आके मुझे एक लाइन में कहा, वेरी गुड, इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। और वो पहली और आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद हमने फिल्म शूट की, उनसे फिर कभी मुलाकात नहीं। वो कहीं से एक्शन बोलते थे और मैं कर देता था। और वो मेरा अद्भुत अनुभव था मेरे लिए। तो मुझे लगा वो कमाल का अनुभव था, जहाँ पे आपको ये पता भी नहीं कि आपको कहाँ जाना है, आपको कोई आदमी नहीं बता पा रहा, असिस्टेंट्स भी नहीं बता पा रहे हैं कि आपकी ब्लॉकिंग क्या है। आपने खुद ही तय किया है, कैमरा देखते हो, आप ब्लॉक करते गए हो। तो वो भी अद्भुत है। वो भी एक दौर है, वो भी एक तरह का सिनेमा है जहाँ पे निर्देशक को आपकी जरूरत ही नहीं है। तभी जरूरत होती जब उनको तारीख अगर आपकी अटक गई है। तब उन्होंने मुझे बुलाया अपने वैनिटी में और उन्होंने भोजन ऑफर किया। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, शूटिंग पे तो मुलाकात नहीं। और आज तो उन्होंने कहा कि देखो तारीख वगैरह कुछ। मैंने कहा अच्छा। तो ठीक है, ये सब तो। आप अभी भी थिएटर बहुत करते हैं,
जी। ये आपको लगता है कि आपके फिल्म काम में आपको हेल्प करता है कि अब ये पॉइंट आ गया कि यू कैन कीप इट सेपरेट? आई मीन थिएटर इज डिफरेंट, फिल्म इज डिफरेंट. सी आई नेवर डिड थिएटर कि वो फिल्म में मेरी मदद करेगा. Okay. हाँ. But as an actor, it is a grooming, isn't it? It's not a grooming thing. Theatre in itself is a different art form. Okay. बिल्कुल अलग है और वो अपने आप में कंप्लीट है. हमारे यहाँ हम लोग ज्यादातर इस शहर में हम ये मान के चलते हैं कि जो थिएटर कर रहा है वो बेसिकली फील्ड एक्टर है. Yeah. उसका संघर्ष है फिल्में करना, लेकिन वो फिल्में नहीं मिल रही इसलिए मजबूरी में थिएटर कर रहा है. बहुत गलत है ये. मैं थिएटर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि थिएटर मेरी चाह है. थिएटर मुझे एक कंप्लीशन देता है एज एन एक्टर, एक पूर्णता देता है. और अगर मैं फिल्म करता हूं तो फिल्म सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि मैं फिल्म कर रहा हूं. तो मैं थिएटर में अपनी कला नहीं मांझ रहा हूं कि सिनेमा में अच्छा भी नहीं करूंगा. और जो लोग ऐसा करते हैं बधाई हो उनको, लेकिन वो बेवकूफ हैं कि अगर वो ये सोच के करते हैं कि मैं थिएटर में अपनी कला को अपने वो करूंगा और जाकर के सिनेमा में उसका हुनर दिखाऊंगा. नहीं हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ भी ईमानदार नहीं तो वहां भी ईमानदार नहीं हो सकते. हालांकि मुझे उससे तकलीफ नहीं है, वो आपकी अप्रोच हो सकती है. मेरी अप्रोच है कि मैं रंगमंच सिर्फ रंगमंच के लिए कर रहा हूँ और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ये सिर्फ मेरे अपना सुख की बात है. तो पहले जब मैं बॉम्बे आया था, मुंबई आया था और थिएटर कर रहा था, तब बहुत लोगों ने मुझे कहा कि तुम भोपाल चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, थिएटर ही करना है, तो यहाँ क्यों बैठे हो? तो मैंने कहा मैं एक अभिनेता हूँ और मुंबई या दिल्ली या क्या कहते हैं भोपाल में अगर मैं रंगमंच करूंगा तो मुझे वर्कशॉप्स लेनी पड़ेंगी, मुझे डायरेक्शन करना पड़ेगा, मुझे अपना ग्रुप चलाना पड़ेगा और मुझे वो क्षमता नहीं है. मैं सिर्फ अभिनेता बनना चाहता हूँ. जो सुख मुझे ये शहर दे सकता है. तो मैं अगर टेलीविजन में एक्टिंग करता हूँ तो उधर से पैसा आता है और मैं रंगमंच कर सकता हूँ, थिएटर कर सकता हूँ. और वो जो टेलीविजन का जो समय था जब मैं डेली सोप भी कुछ एक साल किए, तो वो भी अपने आप में लर्निंग एक्सपीरियंस था. तो कोई भी चीज हम उसको ऐसे नहीं कर सकते कि ये आपके, हाँ थिएटर आपके पर्सनालिटी के विकास के लिए, सिनेमा आपके पर्सनालिटी के विकास के लिए, आपके जीवन में उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि ये उसके लिए हेल्प करता है. Okay. मतलब ये करता होगा, जाहिर है करता ही होगा. आप काम कर रहे हैं तो काम तो कोई भी करेंगे. तो आप अगर गड्ढा खोदना शुरू करेंगे तो कुआं बन जाएगा. Right. तो उस तरह से तो अगर आप लगातार काम करेंगे तो कुछ न कुछ तो निकलेगा ही उससे. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, पर ये जो अप्रोच है वो मेरी नहीं है. मेरी अप्रोच थिएटर अपने आप में कंप्लीट आर्ट है, अपने आप में पूर्ण है. उसी तरह फिल्म एक्टिंग अपनी जगह पूर्ण है. Right. तो दोनों को मैं अलग अलग देखता हूँ, दोनों को मिक्स नहीं करता हूँ. और आपने वर्कशॉप का कहा, आप वर्कशॉप करते हैं? डू यू टेक वर्कशॉप्स एक्चुअली? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैंने अपने जीवन में एक ड्रामा स्कूल से पास आउट होते ही वर्कशॉप ली थी हरियाणा में. हमारे मित्र हैं यशपाल शर्मा, हमारे बैचमेट हैं, तो हम सारे बैचमेट्स ने एनएसडी से ग्रांट लेके हम गए थे. हिसार में एक वर्कशॉप की थी और मुझे समझ में आ गया कि मैं पढ़ाने में बहुत ही गधा हूं, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा. उसके बाद यहाँ पे मैंने बच्चों की वर्कशॉप ली थी गोपाल के साथ. यहाँ पे? हाँ, बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर के लिए. Okay. उसमें गोपाल ही अग्रणी थे. गोपाल दत्त एनएसडी के हैं, स्नातक हैं. मैं फॉलो करता था उनको. वो मेरे जूनियर हैं ड्रामा स्कूल से, लेकिन वो लीडर थे वर्कशॉप में. मैं उनका फॉलोअर था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बेहतर हैं और वो बेहतर थे भी. तो मैं सिर्फ खड़ा रहता था, मैं बच्चे संभालता था और वो वर्कशॉप लेते थे. We'll take a short break now and we'll be back to speak with Kumud Mishra in a minute. Long, long ago, not in Bethlehem, but in a place nearby, there was a wonderful birth of a huge show, which I like to call Cyrus Says. A show that encapsulates everything in human history, from the first Homo sapien to the last Homo sapien, who's traversed the entire world and then come back to India. This is a show which tells you everything about everything. If you want to know, avoid Google, come to us. It's called Cyrus Says. Get new episodes every Monday on the IVM podcast app or wherever you get your podcasts on. You get one banana water free with every podcast. Right. I'll just check that. Hi, we are back on Scene Stealers in conversation with Kumud Mishra. In 2016 आपके 4 फिल्म्स आए जो सब ने बहुत अच्छा किया है. आप मुझे बता सकते हैं हर फिल्म का प्रोसेस ऑफ एक्टिंग कैसा रहा आपके साथ? मे बी एन एनेक्डोट फ्रॉम ईच. या एनेक्डोट नहीं, मतलब एटलीस्ट व्हाट इट वाज लाइक वर्किंग इन ईच ऑफ दीज 4 फिल्म्स. लेट अस स्टार्ट फॉर एग्जांपल विद एयरलिफ्ट. एयरलिफ्ट एक ऐसी फिल्म थी जो निकलने के बाद आपका कैरेक्टर वाज ऑलमोस्ट एज मेमोरेबल एज अक्षय कुमार.
जी. And his was completely author backed. जी. तो वो उसका प्रोसेस कैसे था? वो जब फिल्म राजा मेनन से मेरी मुलाकात हुई है, जब उन्होंने मुझे सुनाया है और मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी करने में. मुझे लगा कि अरे यार ये क्या है, ये इन्फॉर्मेटिव कैरेक्टर है, सिर्फ फोन पे रहता है और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसकी अपनी निजी जिंदगी नहीं है, निजी कुछ इसकी पर्सनल लाइफ में एक आध सीन है जिसका कोई मतलब नहीं है. ऐसा मेरा विचार था. फिर मैं उनके पास गया दोबारा और उनके साथ एक लंबी चर्चा हुई और वहां पे मैंने तय कर लिया कि मुझे फिल्म करनी है सिर्फ उस चर्चा में, उनको देख करके, उनका पैशन देख करके. फिर फिल्म की जो स्क्रिप्ट है ना वो असल में सेकंड नंबर पे चली गई थी. Okay. उन्होंने उस कैरेक्टर को लेकर इतने, मतलब उन्होंने जो बात आप कह रही हैं, यही बात उन्होंने कही थी कि मेरा हीरो है अक्षय, एक तरफ है और एक तरफ ये हीरो है. Yeah. और मैंने कहा इसका मतलब कुछ है फिल्म में जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जो ये निर्देशक देख पा रहा है. तो मैंने कहा कि मुझे करनी चाहिए फिल्म. मुझे नहीं पता कि था कि उनका अप्रोच क्या होगा एज एक्टिंग को लेकर के, लेकिन जिस तरह से वो बता रहे थे उसमें कुछ मुझे अच्छा सा महसूस हो रहा था. और जब मैं पहले दिन शूट करने गया और जिस डिटेलिंग से उन्होंने काम शुरू किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत अच्छा फैसला लिया है. मैंने उस चरित्र के बारे में किसी को नहीं बताया था कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत भरोसा नहीं था अपने ऊपर कि मैं अच्छा कर पाऊंगा. मुश्किल इसलिए था क्योंकि उसमें कुछ नाटकीय नहीं था उसमें. Right. है ना, अभिनेता हमेशा एक नाटकीय सीन ढूंढता है. Yeah. मारने का, रोने का, चीखने का, हंसने का. उसमें ऐसा कुछ नहीं था. तो मुझे लग रहा था कि इसमें मैं बहुत ही, और मेरे सामने बहुत सारे ऐसे अभिनेता आने लगे जो ये चरित्र मुझसे बेहतर कर सकते थे. तो जब उन्होंने पहले दिन जब उन्होंने बताना शुरू किया और मैं घर गया तो मैं बहुत खुश था. और मैंने जब वो सीन किया और मैं घर गया तो मैं श्योर नहीं था कि मैंने बहुत अच्छा किया है. मैं उसको लेकर मैं खुश नहीं था, मैं उस प्रक्रिया को प्रोसेस को लेकर खुश था. Right. मुझे लगा कि ये बिल्कुल वैसे ही सोचें जैसे मैं सोच रहा हूँ. तो वो एक अच्छी चीज थी और उसके तहत फिर मैंने पूरी फिल्म कर दी. और जैसे जैसे फिल्म करता गया मुझे इस फैसले पे अपने बड़ा वो होने लगा कि अरे वाह क्या बात है, सही किया. मुझे फिल्म से मतलब नहीं है, फिल्म अगर अच्छा करेगी, हम सब चाहते हैं अच्छा करे. लेकिन और अगर मेरे रोल को सब लोग एक तरफ से अगर बोल देते हैं कि बहुत ही बुरा किया है मैंने, तो भी मुझे तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैंने उस प्रक्रिया को एंजॉय किया. मेरे लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है, ना कि एंड रिजल्ट. एंड रिजल्ट तो प्रोसेस का हिस्सा है. कई बार हो सकता है खराब हो जाए, कई बार अच्छा हो जाए, पर वो आप उसको देखते हुए आप सिनेमा नहीं कर सकते या थिएटर नहीं कर सकते. एंड रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है, प्रक्रिया आपके हाथ में. अगर प्रक्रिया अच्छी नहीं है तो फिर एंड रिजल्ट कितना भी अच्छा हो, आपको मुझे उसका मजा नहीं है. तो वो था यार. ऑल्सो उस रोल में एक्चुअली आप रिएक्शन तो सिर्फ फोन पे दे रहे थे जी, वो जी. आमने सामने वाला रिएक्शन नहीं था. तो नहीं उससे भी आपको थोड़ा सा लगा हुआ, वाज इट अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दैट? नो, इट वाज नॉट डिफिकल्ट. ऐसा लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, ये जरूर लग रहा था. करते समय भी मुझे लग रहा था कि क्या मैं, ईज आ गई थी क्योंकि वो निर्देशक की प्रोसेस का हिस्सा था. तो मुझे करने में अच्छा लग रहा था, लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अच्छा हो रहा है कि नहीं. ये तो जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो गई तब तक मुझे नहीं विश्वास था. जब लोगों का रिस्पांस आना शुरू हुआ और मैंने जाके फिल्म देखी, एक बार ही देख पाया, तो मुझे लगा कि ठीक किया है, बुरा नहीं हुआ है. हाँ, तो लेकिन वो असल में उसका पूरा जो श्रेय है वो निर्देशक को जाता है. Okay. हाँ जी. और फिल्म लाइक सुल्तान फॉर एग्जांपल, उसमें आपका प्रोसेस कैसा था? यू आर मोर सीरियस इन दैट फिल्म, इजंट इट? इन सुल्तान या मतलब थोड़ा सीरियस है. कुछ फनी मोमेंट्स बन जाते हैं. वो देखिए क्या है कि वो बहुत बड़ी फिल्म है. हाँ. सुल्तान मतलब वो सलमान खान है, तो जाहिर है कि आपको लगता है कि आप फिट होंगे कि नहीं होंगे. है ना, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार किसको ला करके खड़ा कर दिया है. तो जब पहली मेरी मुलाकात उनसे हुई, जो निर्देशक ने जब उनसे मिलवाया सेट पे कि ये कुमुद है और ये सलमान है, और मैंने उनकी आंखों में देखा और उस समय मुझे लगा कि बहुत मजा आने वाला है. क्योंकि एक वल्नरेबिलिटी है उनकी पर्सनालिटी में. अब ये मैं बहुत निजी अपना अनुभव कह रहा हूँ कि जब आप उनकी आंखों में देखते हैं तो आपको पता होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा होता है. और ठीक वही वो ढकते नहीं है. अगर कुछ अभिनेता होते हैं जिनसे आप बात करेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन आपको पता है कि वहां है नहीं. लेकिन सलमान के साथ ये है कि जब आप बात कर रहे हो, आपको देख रहे हैं, तो अगर खुश हैं तो खुश हैं, नाराज हैं तो नाराज है, सब दिखता है, सब आर पार है. तो मैंने कहा इनके साथ काम करने का सुख तो है, और वही हुआ.
अप्रोच ये थी डायरेक्टर की कि रियलिस्टिक अप्रोच थी। तो अगर आप सिनेमा देखेंगे भी सुल्तान, बहुत बड़ा सिनेमा है, बहुत जिसको लार्जर देन लाइफ है, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस हैं काफी रियल हैं। यस यस। तो जो बड़ा है वो संगीत है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, गाने हैं, स्केल है, पर जो परफॉर्मेंसेस हैं वो सब रियल हैं। तो उसका अपना एक सुख था, बिकॉज वो वहां पे हमारा एक तारतम्य मिला हुआ था निर्देशक के साथ। तो या वो हो गया। हरियाणवी मुश्किल थी मेरे लिए, हरियाणवी से मैं अभी भी खुश नहीं हूं। मैंने बहुत ही खराब बोली है, लेकिन जाहिर है उसके लिए मेरे पास समय नहीं था तैयारी करने के लिए। तो हालांकि समय मिलता तो भी शायद मैं उतनी खराब करता, पर फिर भी एक एक्सक्यूज तो है जी। एंड रुस्तम में आपका कैरेक्टर तो बहुत फनी था एक्चुअली। हाँ, मतलब वो रुस्तम ही एक ऐसी फिल्म है जिसको देख के मुझे लगता है कि शायद इसको मैं दूसरे तरह से कर सकता था, लेकिन जब फिल्म बन गई, फिल्म हिट हो गई, लोगों ने सराहना शुरू किया, तो फिर मैंने स्वीकार किया कि निर्देशक सही था। Okay. तो पर हाँ, उस तरह का काम मैंने नहीं किया था। सो वो मेरे लिए एक चैलेंज था। थिएटर में करते रहते हो आप, सिनेमा में नहीं किया था। बहुत डरा हुआ था कि ये तो मैं मुंह के बल गिरूंगा, क्योंकि ये मैंने इस तरह से किया नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि लोग बोले अरे क्या कर रहा है ये। और पर निर्देशक वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। वो टीनू बहुत उनको भरोसा था, और वो बहुत ही उत्साही निर्देशक हैं, बहुत एक्साइटेड रहते थे। तो बोलते थे इतने उत्साह में तो यही है, तो मैं तो इनको मैच ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब फिल्म डब होने पे गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, वो सही थे, और अच्छा हो मैंने उनको फॉलो किया। क्योंकि अगर मैं उस पे अगर विवाद होता तो फिर वो चीज नहीं आ पाती, क्योंकि मैं उनको फॉलो कर रहा था। तो और मैं 90% क्या 95% मुझे लगता है कि मैं अगर सिनेमा करता हूं तो मैं निर्देशक को फॉलो करता हूं, क्योंकि मेरी अपनी समझ बहुत है नहीं। अभिनय तक थोड़ी बहुत समझ है, लेकिन वो भी अगर निर्देशक बोलता है तो मैं बोलता हूं कि हाँ बिल्कुल यही सही है। थोड़ी सी अपनी राय बस दे पाता हूं। अगर वो राय स्वीकार कर ली जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके इशारे पे चलता हूं जी। एंड अभी जो धोनी फिल्म आई, उसमें आपका कैरेक्टर अगेन इज अ वेरी सीरियस एंड वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो इसका प्रोसेस कैसे था? आपको थोड़ा डर नहीं लगा कि धोनी के फिल्म में यू माइट गेट लॉस्ट? देखिए क्या है कि मतलब मैं तो इन सारी फिल्मों में लॉस्ट हूँ असल में। मतलब मेरी जो भूमिका है हिंदी सिनेमा में 10 से 12 मिनट से ज्यादा की भूमिका तो होती नहीं है। मतलब 3 सीन होंगे, 2 रिएक्शन होंगे, 4 रिएक्शन होंगे, उसी तरह की भूमिकाएं मुझे मिलेंगी। तो मैं अपने बहुत ही जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल तरीके से सोचता हूँ, रियलिस्टिकली सोचता हूँ कि भैया ये जो चीजें हैं ये मेरे हिस्से यही आ रहा है, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे हिस्से इतना आ रहा है, इतना लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैं बहुत अपेक्षा करके नहीं जा रहा हूं कि मुझे एक ऐसी भूमिका, ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि एक ऐसी भूमिका मिले जो जिसमें आप बहुत अच्छा कर पाएं और कुछ मतलब लोग यादगार बन जाए, तो वही तो चाहते हैं ना आप। तो वही तो इसमें भी हो रहा है। मतलब ये जो छोटी भूमिकाओं में है अगर लोग पसंद कर रहे हैं और लोग छोटी भूमिकाओं में अगर आपको याद कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता ना आपके लिए। तो जब मैं धोनी कर रहा था, धोनी मेरे लिए असल में मैंने भूमिका के बारे में बहुत सोचा नहीं था। मैं नीरज के साथ काम करना चाहता था, मुझे उनका काम बहुत पसंद था और जिस तरह का सिनेमा वो बनाते हैं वो बहुत पसंद था। तो जब उन्होंने मुझे बताया और मुझे उन्होंने एक नरेशन दिया छोटा सा और उन्होंने कहा कि बताइए, तो मैंने कहा कर रहे हैं, तो बोलते हैं ठीक है तो चलिए शुरू हो जाते हैं। और फिर हमारी प्रक्रिया शुरू हुई कि कैसे करेंगे। उनकी तस्वीरें जो देवल साहब हैं उनकी तस्वीरें और वो सब देखा हमने। फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, मैं उसको अपने तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो संभव नहीं है इतने कम समय में। लेकिन जितना कुछ हो सकता है, जो कुछ हो सकता है, ट्रूथफुली आप उसको पेश कर पाए। और नीरज बहुत अभिनेता के लिए अद्भुत डायरेक्टर हैं कि उनकी जो सुनने की ताकत है वो अद्भुत है। तो अगर आप एक संवाद बोल रहे हैं और उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा सा ऐसे करो, आपको मालूम है कि बहुत ही बारीक फर्क है जो आप बोल रहे हैं और जो वो कह रहे हैं। Okay. और वो अगर आपको करने में हो सकता है 5 टेक लग जाए, 10 टेक लग जाए, पर वो उनको चाहिए और उनको पता होता है, और वो आपको उनके साथ तारतम्य में बिठाना पड़ता है कि असल में क्या चाहिए, भाव समझना पड़ता है। पर बात भाव तक नहीं चली जाती है, क्योंकि भाव तो यह है कि उन्होंने कह दिया है कि थोड़ा सा, लेकिन अब वो थोड़ा सा क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप भाव समझते हैं और फिर आप उसको कहते हैं। लेकिन वो बहुत बहुत मजेदार था, बहुत
मुश्किल था असल में। मैंने उनके साथ जब भी शूट किया मैं बहुत नर्वस रहता था, मुझे लगता था कि एक आपको सीन देखने में बहुत सिंपल सा सीन लग रहा है, बहुत साधारण सा सीन है, आप बात कर रहे हो, बैठे हो, लेकिन जब करने जाते थे तो आपके होश उड़ जाते, आपको लगता था कैसे होगा ये, अब आज ये क्या चाहेंगे मुझसे। और वो बहुत ही बारीक चीजें चाहते हैं, बहुत ही छोटी चीजें जो हो सकता है जनता उसको नोटिस भी ना कर पाए, लेकिन वही मजा है, वही सुख है, वही उसी को मैं प्रक्रिया कहता हूँ, प्रोसेस कहता हूँ। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हमने एयरलिफ्ट में की जो लोग हो सकता है ना ध्यान दे पाए या ना उस पर उनका ध्यान जाए, पर मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था। संभवतः डायरेक्टर के लिए भी शायद वो इम्पोर्टेंट था। जी। और आपने कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ योर करियर ऐसे चाहे कि आप मेन स्ट्रीम हीरो का काम करें, डिजाइनर क्लोथ्स, go to Switzerland, sing songs, ये सब? विदेश जाने की बड़ी चाह रही थी, उसी चक्कर में मैंने नाटक भी कर लिया था एक विदेश जाने के लिए। फिर मैंने बोला नहीं ये बहुत बड़ी कीमत है। अच्छा। हाँ ना, विदेश जाने की। हीरो बनने की चाह कभी नहीं रही। नहीं रही, मतलब यंग एज में भी, यंग एज में तो मुझे हीरो बनाया जा रहा था। मैं तो फिर क्यों नहीं किया? नहीं, मैं उस तरह से अच्छा हुआ नहीं किया। पहली बात तो ये बता दूं कि अच्छा हुआ नहीं किया क्योंकि मैं खत्म हो चुका होता अब तक। हाँ, मैं हैंडल ही नहीं कर पाता उतनी समझ नहीं थी मुझ में, अभी भी उतनी समझ नहीं है, पर अब कुछ बेहतर है। लेकिन क्या है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं हीरो नहीं बनना चाहता, मैं हीरो नहीं, मुख्य भूमिका नहीं करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स करना चाहता हूँ। अभी राम सिंह चार्ली में किया है, निर्देशक ने हिम्मत दिखाई है। और लेकिन मैंने कभी काम को लेकर के मैं कभी बहुत अग्रेसिव नहीं रहा। मुझे हमेशा लोगों ने कहा कि अरे आप ऐसा कीजिए, आप जाइए ना, मिलिए लोगों से। मैंने कहा क्यों, मतलब उससे क्या होगा? अब ये मेरी प्रक्रिया है, ये कोई और अगर सुन करके फॉलो करना चाहेगा तो बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि हर आदमी का जीवन अपना होता है और उसकी प्रक्रिया उसके लिए काम करती है। मैं दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता, मैं ही हो सकता हूँ ना। तो मैं अपने तरीके से जी रहा था, तो उसके तहत मैं कभी नहीं गया लोगों के पास काम मांगने के लिए। और इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, ये बेवकूफी ही है असल में। लेकिन मैं सुखी हूँ, मतलब जो काम मेरे हिस्से है। और अगर किसी में बल होगा तो मुख्य भूमिका देकर रिस्क लेगा, फिर और क्या, मतलब अगर मजा आएगा ना। बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल करूंगा। मतलब अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ भी गया है, नितिन साहब ने थोड़ा सा भरोसा दिला दिया है कि हाँ कर पाऊंगा। मतलब अभी तक तो ऐसा लग रहा है, बट या सूट बूट पहनने की इच्छा जरूर है। तो वो तो आकर्ष खुराना अपने नए नाटक धूम्रपान में उन्होंने कह दिया है कि आपको सूट पहनाऊंगा तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। चलिए। वैसे आप रोल में सबसे पहले क्या देखते हैं? आपके कोस्टार्स, आपका लेंथ ऑफ द रोल तो नहीं देखते होंगे क्योंकि जो फिल्में आपने की वो उससे तो पता चल ही जाता है, बट कोस्टार या ये कि प्रोड्यूसर वैसा हो कि फिल्म डेफिनेटली रिलीज हो, ये ऐसा नहीं हो कि आप काम करें और फिर फिल्म बिके नहीं, ऐसे कुछ। तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, फिर क्या देखते हैं? देखिए क्या है, दो चीजें एक साथ चलती हैं। एक तो निर्देशक और स्क्रिप्ट। मैंने कुछ फिल्में सिर्फ स्क्रिप्ट के दम पे की थी, जैसे, और कुछ फिल्में सिर्फ निर्देशक के लिए की थी। जैसे धोनी मैंने सिर्फ नीरज पांडे के लिए की क्योंकि मुझे उनके साथ काम करना था, ये मेरी इच्छा थी और अच्छा हुआ की। जैसे रांझना मैंने जब की थी तो मैं आनंद जी से मिला और मिलने के 10 मिनट में मैं फैसला कर लेता हूँ कि हाँ ये मुझे फिल्म करनी है। क्योंकि वो ऐसे इंसान है। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर मुझे लगा कि तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि हालांकि उसमें मेरी भूमिका बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत ही छोटी भूमिका है उसमें। और फर्स्ट हाफ तक ये भूमिका, लेकिन वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी तो मुझे लगा कि इसका हिस्सा बनने में कोई दिक्कत नहीं है। पर वो बात की बात है, इम्पोर्टेंट बात थी अनंत राय। तो मेरे लिए मूल होता, जब टीम आपके हाथ में नहीं है, अभिनेता आप जो सह अभिनेता है वो आपके हाथ में नहीं है, आप अपनी टीम नहीं चुन सकते। आप निर्देशक जरूर चुन सकते हैं, निर्देशक आपको चुनता है असल में। और अगर आपको लगता है तो, और आप लकी होते हैं कि आपको ऐसा निर्देशक मिले, तो मुझे अभी तक ऐसा रहा है कि लगभग जितने निर्देशक मिले हैं एक दुख को छोड़ करके सबके साथ मुझे बहुत सुख मिला है काम करने का। तो वो जैसे मैं भी एक फिल्म कर रहा हूँ जॉली LLB 2, सुभाष कपूर। जैसे मैं उनसे मिला और उन्होंने तो पूरी फिल्म का नरेशन दिया बैठ करके, और मुझे गिल्ट भी होने लगा थोड़ी देर। मैंने कहा क्यों सुना रहे हैं, मैं तो कर ही रहा हूँ मन ही मन में। और मैंने 5 मिनट में मैंने फैसला कर लिया था कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। मुझे आदमी अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ इनके साथ
वो समय अच्छा बीतेगा, इनके साथ इनकी प्रोसेस अच्छी रहेगी, तो वो सारी चीजें जो ना आपको, मैं ऐसी जगह काम नहीं करना पसंद करूंगा जहां पे मुझे आदमी जिसको कहते हैं ना कि जहां मेरी जरूरत ना हो उन्हें। Right. तो अगर मेरी जरूरत है, अगर वो व्यक्ति मुझे चाहता है तो उसमें अच्छा आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। Yeah. लेकिन अगर आपका पूरा संघर्ष यही होता है कि देखिए साहब मैं भी हूं, अगर ये प्रूव करना होगा आपको, तो आप थोड़ा Exactly. मुश्किल हो जाएगा आपके लिए काम करना। तो उसमें बेसिकली निर्देशक और स्क्रिप्ट, फिल्म रिलीज होगी नहीं रिलीज होगी मुझे कतई मतलब मैं उसमें नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं है। Okay. लेकिन काम करने का सुख, वो प्रक्रिया का सुख, वो मेरे हाथ में है और निर्देशक के हाथ में है, तो वो मैं भोगना चाहता हूँ। बाकी उसके बाद तो जो होता है वो होता है। और अभी तक तो चलिए सारी फिल्में रिलीज हुई हो चुकी है। अच्छा, आप मुझे बताइए आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीन स्टीलर क्या है? जैसे मैंने कहा द बिगिनिंग ऑफ द शो कि जिनसे आपकी निगाह हटती नहीं जब स्क्रीन पे होते हैं, बट ये भी हो सकता है कि दे टेक अवे द सीन फ्रॉम एवरीबडी एल्स। तो आपके लिए सीन स्टीलर क्या है? ये जो टर्म है, इसी से मुझे ऐतराज है। ऐतराज है जी। Okay. मुझे लगता है कि कोई भी अभिनेता अगर इसलिए काम कर रहा है कि मैं उस दूसरे अभिनेता को खा जाऊंगा, या ये सीन मैं अपना बना लूंगा, या इसमें लोग सिर्फ मुझे देखेंगे, तो फिर मुझे काम नहीं करना चाहिए। Okay. मैं इसके सख्त विरोधी हूं। मुझे लगता है कि एक सीन होता है और वो सीन एक बात कहता है, और उस बात में 2 अभिनेता हो सकते हैं, 3 चरित्र हो सकते हैं, 4 चरित्र हो सकते हैं, उन सब की अपनी भूमिका है, और वो निर्देशक तय करता है कि उसे किधर से, किसके माध्यम से वो बात कहनी है ना? वो आपके माध्यम से हो सकती है, किसी और के माध्यम से हो सकती है। Right. और आप उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे जीवन में हम लोग एक भूमिका निभा रहे हैं यहाँ बैठ करके। Yeah. वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करें, उसके पार जाने की कोशिश करेंगे, तो आप बेवकूफ लगेंगे, लोग पकड़ लेंगे कि ये आदमी स्मार्ट है। हाँ. चतुर अभिनेता पकड़ा जाता है, चतुराई नहीं काम करती है, ऑनेस्टी काम करती है, और आपको अपने काम के प्रति ईमानदारी से काम करना चाहिए। वो अपने आप बन जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। और कई बार कई भूमिकाएं होती हैं जिनका काम ये नहीं होता है कि जब आप हॉल से निकले और बोले वाह क्या बात है, हाँ. वो भूल जाता है। तो जीवन में हमारे साथ बहुत सारे चरित्र आते हैं, हमारे हिस्से, जिनको हम याद भी नहीं रख पाते। वो आते हैं, मिलते हैं, हम वो चले जाते हैं, और हमको 1-2 लोग याद रह पाते हैं। Right. उस समय, उस फेज में। तो यही सिनेमा में होता है। तो आपने अगर वो भूमिका चुनी है तो उसका काम वही है भाई, कि वो भागीदार है। अगर मैं अक्षय जी के सामने, सलमान जी के सामने खड़ा होकर बोलूं कि मैं इनको दिखाऊंगा, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती है। या मैं किसी भी अभिनेता के सामने खड़े होकर दिखाऊं कि मैं बोलूं कि बेटा देखो। और ये हुआ था जब मैं टेलीविजन कर रहा था शुरुआती दौर में, तो मेरी एक पेज की सोलोलिकी थी, बहुत लंबा स्पीच थी, और मैंने अपना जैसा मैंने सोचा मैंने बोल दिया। तो एक अभिनेत्री थी, वो आई, उन्होंने कहा तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले तुम्हारा सीन है, तुम सबको खा जाओ, इसमें समय लो, रुक रुक के बोलो, पॉजेस लो। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कहाँ पॉज लोगे तो कट नहीं हो पाएगा, तुम्हारे चेहरे से कैमरा हट नहीं पाएगा। मैंने कहा इतना मैं सोचूंगा तो एक्टिंग कब करूंगा? तो हालांकि वो अपनी जगह सही थी, मतलब इस मारकाट की दुनिया में उन्होंने एक अच्छी समझ विकसित कर ली थी तब तक, और वो बहुत अच्छी अभिनेत्री भी थी उस समय तो। लेकिन मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर उतना सोचने लगूंगा तो मैं फिर काम नहीं कर पाऊंगा। तो जो सीन स्टीलर है, ये जब आप काम कर लेते हैं, हो जाता है, तो लोग बोलने लगते हैं कि अरे यार बहुत अच्छा काम किया या खराब काम किया। लेकिन जब आप प्रक्रिया में होते हैं, जब प्रोसेस में होते हैं, तो आपको नहीं एहसास होता है कि आप क्या कर रहे हैं। Right. आप सिर्फ निर्देशक को फॉलो कर रहे होते हैं। अब मेरे लिए सबसे अच्छी चीज है कि जब मैं अभिनय कर रहा हूँ किसी भी अभिनेता के साथ, तो मैं उसकी आंखों में ऑनेस्टली देख पाता हूँ कि नहीं। Right. बस उतनी सी बात है। अगर हम एक दूसरे को बिना किसी पर्दे के देख पाते हैं और बात कर पाते हैं, उससे बड़ा सुख नहीं है। नहीं तो आधे समय तो हम लोग देखते ही इतने इनहिबिटेड होते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे यार इसके साथ कैसे करूंगा, तो खड़ूस लग रहा है ना? तो वो सरलता होनी चाहिए, वो सरलता इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हाउ फार वुड यू गो फॉर अ रोल? आप क्या क्या करने को तैयार है कोई ऐसे रोल के लिए जो आपको रियली चाहिए? उसका तो अभी तक मैंने मतलब ये तो मैं जो भी कहूंगा बेमानी होगा, क्योंकि अभी ऐसी भूमिका आई नहीं। पर अगर अभी तक का
रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत आगे तक जा सकता हूँ। अगर भूमिका मिलती है और डायरेक्टर कहता है कि इसकी तैयारी करनी है, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं अभिनेताओं के, उन्होंने क्या क्या किया है, तो मैं तो उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। या मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मिलिट्री स्कूल में, तो 10th में मुझे एक भूमिका मिली थी औरंगजेब की, 11th में, और हमारे इंटर हाउस कंपटीशन हुआ करते थे, और हम मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे, तो बहुत डिसिप्लिन और ये सब, वो हम लोग छुप छुप के रिहर्सल्स करते थे, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन सा नाटक कर रहे हैं, बहुत सीक्रेट होता था। तो औरंगजेब का उस समय का जो फेज था, वो उनके आखिरी दिनों की बात थी, जब वो 90 साल के थे और उनके बाल जा चुके थे, सिर्फ पीछे के कुछ बाल थे, और बूढ़े औरंगजेब, और वो अपनी टोपियां सिल के अपना गुजारा करते थे, हमेशा से उनके बारे में। तो मैं वो भूमिका कर रहा था और मैं 11th में पढ़ता था। तो मैंने उस समय अपने पूरे बाल जो है ना आगे के कटा लिए थे, और 2 दिन स्कूल नहीं गया। मैं स्कूल में था, क्योंकि बोर्डिंग था, तो स्कूल में था, तो मैं छुप करके बैठा रहा कि मैं बीमार हूँ। जैसे स्कूल जाऊंगा तो टोपी नहीं पहन सकता हूँ, तो और पीछे के बाल तो रखे थे मैंने, सिर्फ आगे का पूरा वो किया था। तो सीधा शो में मैं प्रकट हुआ था। तो वो जो जुनूनियत है, वो जो पागलपन है, तो वो स्कूल के दौर से था। तो जाहिर अब तो काफी बढ़ ही गया, अब तो मतलब उससे कम तो नहीं हुआ होगा। एग्जैक्टली जी। आपने कहीं पे एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था, आपने कहा कि यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू जज योरसेल्फ, एन एक्टर मस्ट हैव द एबिलिटी टू जज हिमसेल्फ। जी। तो आपका मतलब है कि ईगो रोल नहीं प्ले करता ज्यादा एक्टर में, बिकॉज टू हैव द एबिलिटी टू जज योरसेल्फ यू हैव टू फर्स्ट सप्रेस योर ईगो। आई हैव अ प्रॉब्लम विथ ईगो। ईगो तो रहेगा ही, लेकिन मुझे उससे हमेशा दिक्कत होती है, अहंकार से। ये जरूर है बात कि आपको अपने आप को देख पाने की क्षमता होनी चाहिए। आप अपने आप को अलग करके देख पाए, जो आप काम कर रहे हैं उससे अलग करके देख पाने की क्षमता है, वो बहुत मुश्किल क्षमता है। वो मैं भी इसके लिए संघर्ष करता रहता हूँ। लेकिन वो जिस दिन, अगर आप मतलब, एक तो होता है कि आपके आसपास लोग ऐसे हों जो आपको बता पाएं, लेकिन वो हमेशा नहीं होते हैं। एक समय के बाद आपके आसपास लोग सिर्फ आपकी तारीफ करते पाए जाएंगे, और पीठ पीछे आपकी सही चर्चा हो रही होगी है ना, कि आपने क्या किया है। तो वो पीठ पीछे जो चर्चा है वो आपको करनी है, वो संवाद आपको आपसे करना है। तो उसकी क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्षमता होनी बहुत जरूरी है कि मैं देख पाऊं कि मैं क्या कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। निर्देशक बताता है, फिर निर्देशक के साथ अगर आप करते हैं, निर्देशक भी आपके औ में आ जाता है कई बार, उसको लगता है कि तो बहुत अच्छा भी नहीं था, जैसा आपने पहले कहा था, तो ये जो भी करेगा सही करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ गड़बड़ गए हैं। जैसे रुस्तम मैंने भूमिका की है, लोगों ने सराहा है, मैं भी खुश हूं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इसको ऐसे करता तो शायद मुझे और सुख मिलता। तो ये एक तरीका है, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो जब भी कोई काम आप कर रहे होते हो तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपको पता होता है कि इसको मैं अगर ऐसे करूं, तो आप राय देते हैं डायरेक्टर को, डायरेक्टर बोलता है नहीं ऐसे चाहता हूं, तो आप वैसे करते हैं। अभी एग्जैक्टली मुझे मालूम है कि किस फिल्म में मैंने कौन से सीन में कहाँ गड़बड़ की है। मतलब मुझे फिल्मिस्तान में अभी तक पता है, और वो सीन आते ही मुझे तकलीफ होती है। राम सिंह में मुझे पता है, मुझे सुल्तान में पता है, मुझे हर फिल्म में जहाँ गड़बड़ हुई है वो मुझे पता है। एक अभिनेता के तौर पे मैंने कहा यार मैं कैसे कर सकता हूँ इतना खराब, और वो है। और जो मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं वो भी मुझे पता है, मेरा सुख है वो ऑडियंस को उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे चूंकि बहुत पुरानी बात होगी, तो रॉकस्टार में मैंने एक सीन किया था जहाँ खाने का सीन था, मैं खा रहा हूँ। लोग हमेशा समोसे वाले सीन की बात करते हैं, लेकिन मैं एक सीन है जहाँ जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो खाते हुए मैं संवाद बोल रहा था। वो सीन एडिट हो गया, उसमें से बहुत छोटा सा हिस्सा है जो उसमें वो सारा, लेकिन मैं कर रहा था, और जैसे मैंने किया मैंने कहा बस मेरा काम हो गया, ये फिल्म हो गई मेरे लिए, बिकॉज वो इतना मुश्किल था मेरे लिए कर पाना। तो जब मैं वो कर पाया तो मुझे लगा वाह क्या बात है। सो मेरी जर्नी बहुत बहुत निजी जर्नी है अभिनय की, उसमें ये सब जो लोग हैं ये उसमें ऐड करते हैं। ये लोग मेरे सब भागीदार हैं ना, जैसे मैं आपके उसमें, वो उनके उसमें, हम सब हैं, लेकिन आपकी साथ ही साथ एक बहुत ही निजी जर्नी भी चल रही होती है। आप उसमें कितने सफल होते हैं, कितने असफल होते हैं, उसका कष्ट और उसका सुख सिर्फ आप भोग पाते हैं, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता उससे। तो वो अवेयरनेस आप में होनी चाहिए, नहीं तो आप तो 4 काम करेंगे, लोग सराहेंगे, तारीफ करेंगे, अगर आपको नहीं पता आप कहाँ गड़बड़ हैं तो वो तारीफ में तो आप बह जाएंगे। जी जी। अच्छा, आप अगर कहीं जाते हैं एंड लोग आपको आपके कैरेक्टर के नाम से पहचानते हैं और खुद के नाम से नहीं, तो आपको कैसे लगता है?
आप अपसेट होते हैं उस बात से? बिल्कुल नहीं। क्यों पहचानेंगे मेरे नाम से? मैं कौन हूँ? और वो जरूरी भी नहीं है। उन्होंने काम देखा है, उनको काम अच्छा लगा है, उस नाम से पहचान रहे हूँ। नाम से अगर मेरे नाम से पहचान लेंगे तो मुझे कुछ मतलब मुझे कोई मैं हूँ कौन? हम लोग असल में क्या है ना, हम पूरी दुनिया को अपने केंद्र में देखते हैं कि मैं इस दुनिया का केंद्र हूं और लोग मेरे आसपास घूमते रहेंगे। थोड़ा सा आप अगर ऊपर उठेंगे तो आपको पता चलेगा आप कितने छोटे होते होते जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे उसका सुख नहीं मिलता, मुझे सुख मिलता है। है ना? मैं तो किसी भी मतलब फेसबुक या ट्विटर वगैरह कहीं भी नहीं हूं, और इसका कारण ये नहीं कि मैं इसमें बड़प्पन आ जाता है। मैं असल में अक्षम हूं, मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, इसलिए वहां पे नहीं हूं। तो इसमें कोई बड़ेपन की बात नहीं। लेकिन अगर कोई मुझे मेरे कैरेक्टर से के नाम से बुलाता है तो मुझे लगता है अच्छा है, भैया उसको नहीं पता है तो वो क्या करेगा, किस नाम से पुकारेगा, ठीक है। और अगर मेरे नाम से पुकार लेता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भी लगता है मतलब, और कई बार एम्बैरसिंग भी लगता है, अरे यार मतलब इतना नहीं, वो ठीक है, अच्छी बात है। And which is that one role जिसका इंतजार आप you're waiting for that one role? I think whatever role I'm doing, seriously I'm doing to the best of my ability. I can't say कि there was a time जब मैं थोड़ा और युवा था तो मैं उस समय सोचता था कि इस तरह की भूमिका मैं करूंगा। अभी भी मेरे दिमाग में जैसे लियर है, किंग लियर करना चाहता हूँ, हैमलेट करना चाहता हूँ। सही उम्र है हैमलेट करने की, लियर करने की उम्र है। लेकिन वो आप तो अभिनेता है ना, तो आपके हाथ में नहीं है। बट मेरे लिए असल में अगर मुझे एक सीन में कर पाता हूँ सिनेमा में अच्छा, 4 सीन का रोल, अगर उसमें से एक सीन भी अच्छा कर पाता हूँ ना अपने मन का, जैसे धोनी में वो जो मैदान वाला सीन है जहाँ मैं धोनी से मिलता हूँ, वो मैंने किया, मुझे बहुत सुख मिला, उसका करते समय सुख मिला, तो मेरे लिए फिल्म हो गई। मतलब वो उसका मेरे लिए इतने छोटे छोटे सुख है मेरे, और दुख भी उतने ही बड़े हैं कि अगर कोई सीन नहीं हो पाया तो उसका दुख मैं सालों ढोता हूँ। तो मतलब जैसे फिल्मिस्तान के एक सीन का दुख अभी तक ढो रहा हूँ, या राम सिंह चार्ली का एक मोमेंट जो मैंने खराब किया था, तो वो अभी तक जब भी याद आता है तो तकलीफ होती है कि कैसे कर सकता हूँ। तो मजा यही है कि आप हमेशा, आप कितनी भी तैयारी कर लें, आपसे गलती होगी, आप गड़बड़ करेंगे। और ये सिनेमा एक ऐसा माध्यम है, थिएटर में तो फिर भी चले अगले शो में हम ट्राई करेंगे कि कुछ सुधार लें। सिनेमा में एक बार छप गया तो अब आजीवन कैद हो गया, उसमें हो गया तो फिर आप सफाई देते रहिए जैसे मैं अभी बैठ के दे रहा हूँ। जी। Thank you very much. It was delightful chatting with you. Thank you so much for coming on our show. Thank you so much. Thank you. बहुत शुक्रिया. Don't forget that I have more episodes with some of the best scene stealers in Bollywood, like Gulshan Devaya, Ranveer Shori and Satish Kaushik, to name a few. You can tune into Bollywood Scene Stealers every week on iTunes, SoundCloud, Audio Boom, on the IVM podcast app, or any other podcasting apps you like. Out next, I have Chandan Roy Sanyal from films like Kamine and D-Day, talking to me in the next episode of Bollywood Scene Stealers. Make sure to listen. Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Sorry to say, but there's been a slight delay due to the apocalypse having suddenly begun. As you can see, there's death, destruction, and chaos taking place all around us. But don't you worry, food and drinks will be served shortly, and I would recommend checking out IVM Podcasts to get some of your favorite Indian podcasts. We'll keep you going till this whole thing blows over. Thank you.